दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पर्सनल फाइनेंस समझना मुश्किल है? इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, टैक्स प्लानिंग, ये सब सुनकर दिमाग घूम जाता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पूरे पैसे का सही मैनेजमेंट, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिच बनने का रास्ता सब कुछ सिर्फ एक छोटे से इंडेक्स कार्ड पर लिखा जा सकता है। जी हाँ, यही राज खोलती है किताब द इंडेक्स कार्ड, जिसे लिखा है हेलेन ओलन और हैरोल्ड पॉलक ने। ये किताब हमें बताती है कि पैसे के लिए किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, हाई पेड फाइनेंशियल एडवाइजर या कंफ्यूजिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल से आप अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बुक साम्राज्य पर स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर इस किताब की विजडम को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन से सिंपल रूल्स हैं जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकते हैं। चैप्टर 1, पैसा आसान है, हम ही इसे मुश्किल बनाते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब भी हम पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? जटिल कैलकुलेशन, लंबे लंबे एक्सेल शीट्स और ढेर सारी कंफ्यूजिंग फाइनेंशियल सलाह। लेकिन द इंडेक्स कार्ड के लेखक हैरोल्ड पोलाक और हेलेन ओलन कहते हैं कि पैसा संभालना मुश्किल नहीं है। असल में सारी जरूरी फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ एक इंडेक्स कार्ड पर लिखी जा सकती है। ये किताब इसी माइंडसेट से शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जटिल सलाह देखी तो महसूस हुआ कि लोग बेवजह सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मनी मैनेजमेंट के कोर रूल्स बहुत ही सिंपल और यूनिवर्सल हैं। मेन आइडिया ऑफ चैप्टर 1, पैसा संभालना रॉकेट साइंस नहीं है। कॉमन सेंस जोड़ बेसिक डिसिप्लिन से कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता है। बड़ी कंपनियां और फाइनेंशियल एडवाइजर्स अक्सर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बनाते हैं ताकि लोग उन पर निर्भर रहें। लेकिन द इंडेक्स कार्ड हमें सिखाती है कि कम नियम लेकिन सही नियम ही काफी हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने की आय का एक छोटा हिस्सा सेव करता है, खर्चों को सीमित करता है और बिना समझे समझे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट्स में नहीं कूदता, तो वो सालों में अपने पैसे को सुरक्षित और बढ़ता हुआ देखेगा। लेखक कहते हैं कि पैसे को संभालने के लिए आपको MBA की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ सरल नियमों की जरूरत है जिन्हें हर कोई फॉलो कर सकता है। चैप्टर 1 हमें यह समझाता है कि जितना हम पैसे को कॉम्प्लेक्स समझते हैं उतना ही हम उससे डरते हैं, लेकिन जब हम इसे सरल नियमों के जरिए देखते हैं तो ये उतना ही आसान लगता है जितना रोजाना की कोई आदत। अब जरा सोचिए, अगर पैसा मैनेज करना इतना आसान है तो वो कौन से सिंपल रूल्स हैं जिन्हें एक छोटे से कार्ड पर लिखकर आप अपनी पूरी जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर बना सकते हैं? यही जवाब हमें इस किताब के अगले अध्याय में मिलता है। तो बने रहिए बुक साम्राज्य के साथ। चैप्टर 2, खर्च से ज्यादा कमाई पर ध्यान दो। इस अध्याय में लेखक हमें एक सीधा और असरदार नियम बताते हैं। पैसा संभालने का पहला कदम है कि आप अपनी आय से कम खर्च करें। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा बचाने या निवेश करने से पहले ही गलत रास्ते पर चले जाते हैं, क्योंकि वे अपनी आय से ज्यादा खर्च करते हैं। क्रेडिट कार्ड, कर्ज और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ाते जाना, ये सब चीजें हमें लंबे समय तक पैसों की मुश्किलों में फंसा देती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल करना। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी आय अच्छी है लेकिन वे फिर भी तंगी में जीते हैं, क्योंकि उनके खर्च उनकी कमाई से हमेशा ज्यादा रहते हैं। लेखक इस अध्याय में ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सेविंग को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आप हर महीने थोड़ी भी राशि बचाते हैं और उसे सही जगह लगाते हैं तो ये आदत आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। इसके साथ साथ वे एक और बुनियादी सिद्धांत पर जोर देते हैं, पैसा बचाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। चाहे आपकी आय कितनी भी हो, अगर आप उसका एक छोटा हिस्सा नियमित रूप से बचाते हैं तो समय के साथ आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि हम अपनी आर्थिक जिंदगी में डिसिप्लिन लाकर अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। अगर खर्चे हमेशा आय से कम रहेंगे तो न केवल बचत होगी, बल्कि हम बिना कर्ज और तनाव के भी जी पाएंगे। अब सोचिए, अगर खर्च से ज्यादा कमाई और बचत पर ध्यान देना इतना जरूरी है तो वो कौन सा सही तरीका है जिससे हम अपनी बचत को बढ़ा सके और उसे अपने लिए काम पर लगा सके? यही रहस्य हमें अगले अध्याय में समझ में आता है। चैप्टर 3, कर्ज से बचना और क्रेडिट कार्ड का सच। इस अध्याय में लेखक सबसे बड़ा खतरा बताते हैं कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। वे कहते हैं कि अगर कोई चीज आपकी वित्तीय जिंदगी को बर्बाद कर सकती है तो वो है उधार पर जीना। लेखक समझाते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनियां हमें लुभाने के लिए ऑफर और रिवॉर्ड दिखाती हैं, लेकिन इन कार्ड्स के पीछे छुपी असलियत है उनका बहुत ऊंचा ब्याज दर। जब हम छोटी छोटी खरीदारी भी क्रेडिट कार्ड से करते हैं और समय पर पूरा भुगतान नहीं कर पाते तो ब्याज तेजी से बढ़कर कर्ज का बोझ बना देता है। एक साधारण उदाहरण में लेखक बताते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज लिया है और उस पर 30% सालाना ब्याज लग रहा है तो कुछ ही सालों में ये रकम दुगनी तिगुनी हो सकती है। यानी आप अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ ब्याज चुकाने में गवा देंगे। इसलिए किताब कहती है कि कर्ज को आर्थिक कैदखाना समझिए। कोशिश कीजिए कि कभी क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल न रखें।
अगर आपके पास पहले से कर्ज है तो सबसे पहले उसी को चुकाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि जरूरी जरूरतों और चाहतों में फर्क समझना जरूरी है। अगर कोई चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है और फिर भी आप उसे क्रेडिट कार्ड पर खरीदते हैं तो असल में आप अपने भविष्य की आय को गिरवी रख रहे हैं। किताब एक छोटा सा मंत्र देती है, कर्ज मत लो, अगर लेना भी पड़े तो सिर्फ उतना ही जितना आप आसानी से चुका सके। और खास तौर पर क्रेडिट कार्ड को कभी मुफ्त पैसा मत समझो। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमें कर्ज से बचना है तो हम अपने पैसे को कहां और कैसे सुरक्षित रखें ताकि वो धीरे धीरे हमारे लिए बढ़े भी। यही राज अगले अध्याय में सामने आएगा। चैप्टर 4, आपातकालीन फंड बनाइए। इस अध्याय में लेखक कहते हैं कि जिंदगी कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं चलती। अचानक मेडिकल खर्च, नौकरी का जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट या घर में बड़ी मरम्मत, ऐसी सिचुएशंस बिना चेतावनी के सामने आ सकती हैं। और अगर आपके पास इन हालात से निपटने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप मजबूर होकर कर्ज लेने पर उतर आएंगे। इसीलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हर व्यक्ति को एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। ये ऐसा पैसा है जो सिर्फ इमरजेंसी में ही काम आता है और बाकी समय ये सुरक्षित बैंक अकाउंट या लिक्विड फंड में पड़ा रहता है। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? किताब बताती है कि कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी राशि आपके पास आपातकालीन फंड में होनी चाहिए। मतलब अगर आपका मासिक खर्च 30,000 रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड में कम से कम 90,000 से 1,80,000 रुपए तक होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये फंड? अचानक बीमारी या एक्सीडेंट की हालत में मेडिकल बिल्स भरने के लिए, नौकरी छूटने की स्थिति में कुछ महीनों तक परिवार चलाने के लिए, बिना कर्ज लिए अचानक आने वाले खर्च पूरे करने के लिए। लेखक जोर देकर कहते हैं, इमरजेंसी फंड आपका सेफ्टी नेट है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि मानसिक शांति देता है। अगर आपके पास ये फंड है तो आप किसी भी मुश्किल हालात में घबराएंगे नहीं और बिना कर्ज में डूबे सिचुएशन को संभाल लेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, सिर्फ बचत करना काफी नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि अपने पैसे को कहां और कैसे निवेश करें ताकि वो हमारे लिए काम करे। आखिर सही निवेश की शुरुआत कहां से करें? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 5, कम खर्च वाले इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली निवेश रणनीति बताते हैं, इंडेक्स फंड्स में निवेश करना। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो किसी बड़े शेयर मार्केट इंडेक्स जैसे S&P 500 को फॉलो करता है। मतलब इसमें बहुत सारे कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं और ये पूरे मार्केट की परफॉर्मेंस को कॉपी करता है। क्यों चुने इंडेक्स फंड्स? लो कॉस्ट, कम खर्च। इंडेक्स फंड्स में मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है क्योंकि इसमें कोई फंड मैनेजर बार बार शेयर खरीदने बेचने का काम नहीं करता। डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। आपका पैसा एक कंपनी पर निर्भर नहीं होता बल्कि सैकड़ों कंपनियों में बढ़ जाता है। इससे रिस्क कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लंबी अवधि में वृद्धि। इतिहास गवाह है कि लंबे समय में इंडेक्स फंड्स ने ज्यादातर एक्टिव मैनेज्ड फंड से बेहतर रिटर्न दिए हैं। लेखक का मैसेज। लेखक का साफ कहना है, अगर आप मार्केट में जीतना चाहते हैं तो मार्केट को हराने की कोशिश मत कीजिए, बस इंडेक्स फंड खरीद लीजिए और धैर्य रखिए। यही आम निवेशकों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है। एक उदाहरण से समझिए, अगर आपने 20 साल पहले S&P 500 इंडेक्स फंड में $10,000 निवेश किया होता तो आज वो कई गुना बढ़ चुका होता। लेकिन वही पैसा अगर आप किसी महंगे हाई फीस वाले म्यूचुअल फंड में लगाते तो शायद उतना अच्छा रिटर्न न मिलता। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम निवेश कर रहे हैं तो हमें यह भी तय करना होगा कि हम कितने शेयरों और कितने बॉन्ड्स में पैसा लगाएं। यानी हमारे पोर्टफोलियो का सही बैलेंस क्या होना चाहिए? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 6, सही एसेट एलोकेशन चुने। इस अध्याय में लेखक एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देते हैं, हमारे निवेश पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स और कितने बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी एसेट एलोकेशन कैसे तय करें। एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है? हर इंसान की उम्र, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। कोई 25 साल का नया निवेशक हो सकता है जो ज्यादा रिस्क ले सकता है। कोई 55 साल का व्यक्ति रिटायरमेंट के करीब हो सकता है जिसे सुरक्षित निवेश चाहिए। इसलिए हर किसी के लिए एक ही एसेट एलोकेशन सही नहीं होता। आसान थंब रूल। लेखक एक सिंपल रूल बताते हैं, जितने छोटे आप हैं उतना ज्यादा स्टॉक्स में निवेश करें। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे बॉन्ड्स की हिस्सेदारी बढ़ाएं। उदाहरण, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपके पोर्टफोलियो का लगभग 70% हिस्सा स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स में और 30% हिस्सा बॉन्ड्स में होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 साल है तो उल्टा कर दीजिए, 40% स्टॉक्स और 60% बॉन्ड्स। क्यों काम करता है ये तरीका? स्टॉक्स लंबे समय में ज्यादा ग्रोथ देते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में रिस्की होते हैं। बॉन्ड्स कम रिटर्न देते हैं लेकिन ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। जब दोनों को मिलाते हैं तो पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और स्थिर हो जाता है। लेखक का मैसेज। लेखक कहते हैं कि एसेट एलोकेशन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए वैसा ही है जैसा डाइट और एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए। गलत एलोकेशन आपकी मेहनत की कमाई को रिस्क में डाल सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, हम चाहे कितने भी अच्छे निवेश कर लें, अगर हम बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हों तो क्या हमारी वेल्थ बढ़ सकती है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 7, कर्ज को खत्म करें और क्रेडिट कार्ड से बचें।
इस अध्याय में लेखक एक बहुत बड़ा सच बताते हैं, कर्ज अमीर बनने की सबसे बड़ी दुश्मन है, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो धीरे धीरे इंसान की पूरी कमाई को निगल सकता है। क्यों खतरनाक है कर्ज? क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको आसान ईएमआई और कम शुरुआती ब्याज दिखाकर लुभाती हैं, लेकिन असलियत यह है कि क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दर 18% से 30% तक हो सकती है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए का कर्ज लिया और समय पर नहीं चुकाया तो ये कुछ सालों में दुगुना तिगुना हो जाएगा। लेखक की सलाह, अगर आपके पास पहले से कर्ज है तो उसे चुकाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाएं, क्योंकि यही सबसे महंगा होता है। उसके बाद पर्सनल लोन और बाकी देनदारियां। एक बार जब आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं तभी आपका पैसा सही मायनों में आपके लिए काम करना शुरू करेगा। डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच। लेखक दोनों मेथड को समझाते हैं। 1. डेट स्नोबॉल मेथड। सबसे छोटे कर्ज से शुरू करें, उसे जल्दी खत्म करें, फिर जो पैसा बचे उसे अगले कर्ज में लगाएं। इससे मोटिवेशन बना रहता है। 2. डेट एवलांच मेथड। सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाएं। इससे कुल मिलाकर आप कम ब्याज देंगे और पैसा बचेगा। दोनों तरीके अच्छे हैं, बस जरूरी ये है कि आप लगातार कर्ज खत्म करने पर ध्यान दें। क्रेडिट कार्ड के जाल से बचें। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब आप हर महीने का पूरा बिल चुका सके। कभी भी मिनिमम पेमेंट के जाल में मत फंसें, वरना ब्याज बढ़ता जाएगा। बेहतर होगा कि आप जरूरत के हिसाब से डेबिट कार्ड या कैश का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए आपने कर्ज खत्म कर दिया है, सेविंग शुरू कर दी है और निवेश भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है या हम खुद ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 8, क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है? लेखक इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं, क्या हमें अपना पैसा संभालने के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए या खुद मैनेज करना बेहतर है? असलियत यह है, बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइजर अपनी क्लाइंट से ज्यादा फीस कमाने और महंगे प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान देते हैं। अक्सर वे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस ऐसे चुनते हैं जिनमें उनका कमीशन ज्यादा होता है, न कि आपके लिए सबसे फायदेमंद। नतीजा ये होता है कि आपका पैसा लंबे समय में कम बढ़ता है और अनजाने में आप नुकसान उठाते हैं। कब जरूरी है फाइनेंशियल एडवाइजर? लेखक मानते हैं कि ज्यादातर लोग अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं अगर वे बुनियादी बातें सीख लें, लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं जहां एडवाइजर मददगार हो सकते हैं। 1. अगर आपकी इनकम बहुत बड़ी और जटिल है। 2. अगर आपको टैक्स प्लानिंग या एस्टेट प्लानिंग की गहरी जानकारी नहीं है। 3. अगर आपके पास समय की कमी है और आप खुद निवेश मैनेज नहीं करना चाहते। सही एडवाइजर कैसे चुने? हमेशा फी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर को चुने, यानी जो केवल फीस लेकर सलाह दे, कमीशन न कमाए। ऐसे लोगों से बचें जो जल्दी अमीर बनाने का दावा करें। आपका एडवाइजर आपके फायदे के लिए काम करे, न कि अपने कमीशन के लिए। खुद मैनेज क्यों करना बेहतर है? क्योंकि ज्यादातर लोगों की जरूरतें बहुत सिंपल होती हैं, बचत करना, कर्ज चुकाना और इंडेक्स फंड में निवेश करना। ये सब आप खुद आसानी से कर सकते हैं। किताब का मूल मंत्र यही है कि अगर आप बेसिक रूल समझ लें तो आपको किसी महंगे एडवाइजर की जरूरत नहीं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमें इंश्योरेंस जैसी चीजों में भी सावधानी रखनी चाहिए? और सही इंश्योरेंस चुनने का आसान तरीका क्या है? इसका जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 9, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी या जाल। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि इंश्योरेंस हमारी फाइनेंशियल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन लोग अक्सर इसे गलत तरीके से समझते हैं और ऐसे प्रोडक्ट ले लेते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। इंश्योरेंस का असली मकसद, इंश्योरेंस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका असली मकसद है आपको और आपके परिवार को बड़े आर्थिक झटकों से बचाना, जैसे बीमारी, एक्सीडेंट या अचानक मृत्यु। यानी इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट टूल है, न कि पैसा बढ़ाने का साधन। कौन सा इंश्योरेंस जरूरी है? 1. हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, सबसे जरूरी। मेडिकल इमरजेंसी बिना इंश्योरेंस के आपको कर्ज में डुबा सकती है। 2. टर्म लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है तो ये जरूरी है। ये सस्ता होता है और सीधे आपके परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। 3. ऑटो इंश्योरेंस, वाहन बीमा। अगर आप कार या बाइक चलाते हैं तो ये अनिवार्य है। 4. होम ओनर्स रेंटर्स इंश्योरेंस, घर किराएदार का बीमा। अगर घर आपका है या आप किराए पर रहते हैं, दोनों ही हालात में नुकसान से बचने के लिए ये जरूरी है। कौन सा इंश्योरेंस बेकार है? होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडाउमेंट प्लान्स या इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ये बहुत महंगे होते हैं और इनका रिटर्न कम होता है। इनसे ज्यादा फायदा कंपनी और एजेंट को होता है, ग्राहक को नहीं। इंश्योरेंस लेते समय ध्यान देने योग्य बातें, हमेशा सरल और पारदर्शी प्लान चुनें। प्रीमियम उतना रखें जितना आप आराम से भर सकें। पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें। तो अब सवाल यह है, अगर हमें सही इंश्योरेंस लेना आ गया तो क्या हम अब निवेश के लिए भी उतने ही आसान और भरोसेमंद तरीके ढूंढ सकते हैं? यानी आखिरकार कहां निवेश करें कि रिस्क भी कम हो और ग्रोथ भी पक्की हो? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। चैप्टर 10, अपनी जिंदगी और पैसों को सिंपल रखें। इस आखिरी प्रिंसिपल में लेखक कहते हैं कि पैसा मैनेज करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं।
ज्यादातर लोग अपने पैसे की प्लानिंग को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस किसी जटिल फॉर्मूला या एक्सपर्ट एडवाइस से नहीं आते, बल्कि सिंपल और कॉमन सेंस रूल से आते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सारी बातें एक छोटे से इंडेक्स कार्ड पर लिखी। इसका मतलब है, अपने खर्च को कंट्रोल करो, ज्यादा कर्ज मत लो, भविष्य के लिए सेव और इन्वेस्ट करो, और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सिंपल रखो। आपको दर्जनों इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, हंड्रेड्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स या कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है। आपको बस डिसिप्लिन और क्लैरिटी चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री अक्सर चीजों को जानबूझकर कॉम्प्लेक्स बनाती है ताकि लोग उन पर डिपेंड रहें और वो ज्यादा पैसा कमा सकें। लेकिन असलियत यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव सिंपल हैबिट से बनती है। इस प्रिंसिपल का सार यही है, सिंपल इज पावरफुल। अगर आप अपने पैसों को बेसिक, क्लियर और डिसिप्लिन्ड तरीके से मैनेज करेंगे तो बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के भी आप फाइनेंशियली सिक्योर रह सकते हैं। अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ 5-6 सिंपल रूल से मैनेज हो सकती है, तो क्या आप भी इसे सिंपल रखने की हिम्मत करेंगे या फिर कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में पड़ते रहेंगे? तो दोस्तों, यही थे द इंडेक्स कार्ड के वो सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स, जिन्हें अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान, सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। याद रखिए, पैसे का खेल उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। सही नॉलेज और डिसिप्लिन से आप भी अपने सपनों को हकीकत बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस नॉलेज से फायदा उठा सकें। और हाँ, बुक साम्राज्य को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स के सबसे काम की समरीज, वो भी आसान भाषा में। अब आपसे एक सवाल, अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सिर्फ एक इंडेक्स कार्ड पर लिखनी हो तो उसमें आप सबसे पहले कौन सा रूल लिखेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए।